समाजवादी पार्टी एक ही परिवार की बंधक बनी हुई है। साथियों, दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय जो चैनल देख रहे हैं ये निष्पक्ष संदेश है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मी की, इसके बाद बात करते हैं वैश्विक सरगर्मी की। जैसा आप सबको मालूम है कि रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया में इस समय सरगर्मी छाई हुई है। पूरी दुनिया के शेयर बाजार धड़ाम हो चुके हैं, गिर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले जो अभी हमने आपको वीडियो दिखाया, दो वीडियो मैंने आपको दिखाया, एक अखिलेश का दिखाया, एक मोदी जी को दिखाया। तो मैं आपको बता, जो मोदी जी का वीडियो था ये अमेठी का था। जिस अनुरूप से लोग आपने देखा होगा पिछले 2017 में जब चुनाव हुआ था, किस तरह अपार भीड़ मोदी जी की रैली में आती थी, उस तरह इस बार वो माहौल नहीं है, वो उत्साह नहीं है। कहीं भीड़ जाती भी है तो 2-3 जिलों को बुलाकर भीड़ इकट्ठे की जाती है, आसपास के जिलों को। लेकिन उसके बाद जैसे ही मोदी जी का भाषण स्टार्ट होता है, लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। मैंने खुद इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखा, फतेहपुर में देखा मैंने। जब मैं फतेहपुर की रैली को, मोदी जी की रैली कवर कर रहा था, मैंने देखा, मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, मैंने वीडियो भी डाला था, आपने भी देखा होगा कि फतेहपुर, रायबरेली, बांदा 3 जिलों के लोग वहाँ बुलाए गए थे। लेकिन जैसे ही मोदी जी का भाषण शुरू हुआ, लोगों में कोई उत्साह नहीं था, भीड़ पर्याप्त थी, लेकिन लोगों ने वहाँ भागना शुरू कर दिया। तीसरी तक अमेठी में थे, जिस पर्याप्त मात्रा में अपार भीड़ होती थी वो भीड़ नहीं आई थी। और लोग जैसे ही मोदी का भाषण शुरू हुआ, लोग वहाँ से चलना शुरू कर, आप देख रहे हैं खाली कुर्सियाँ पड़ी थी। तो ये था मोदी जी का। लेकिन अब बात कर लेते हैं अखिलेश का। अखिलेश ने आज मैंने जो वीडियो इनको देखा, उन्होंने घोषणाएं की, तमाम सारी घोषणाएं हर रैली में करते हैं। लेकिन उन्होंने आज कहा, विशेषकर लोग इस समय वो समझ रहे थे कि बीजेपी का एक खास मुद्दा है जो बीजेपी की तरफ लोगों को रुझान चल रहा है गरीब जनता का, वो अनाज को लेकर है। तो उन्होंने अनाज पे ही वार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हाँ, ये लोग केवल आपको मार्च तक फ्री अनाज देंगे, हम आपको 5 साल फ्री अनाज देंगे। साथ में कहा कि हम आपको 1 किलो सरसों का तेल भी देंगे, घी भी देंगे, गरीब लोगों को, आप लोगों का मुंह मीठा कराएंगे। आप लोगों का मुंह मीठा बहुत दिन से नहीं हुआ, आप लोगों में निराशा छाई है, हम आपको चीनी भी देंगे। ऐसी घोषणाएं अखिलेश जी ने। ये कुंडा की रैली जो आपने भीड़ देखा है, अपार भीड़ थी, एक उत्साह दिख रहा था। कहने का मतलब, मेरे जो तात्पर्य है कि मोदी जी की रैली में भीड़ तो इकट्ठे करके लोग बुला लेते हैं, उनका बड़ा संगठन है, आसपास के जिलों से बुला लेते हैं, लेकिन वो उत्साह जज्बा नहीं होता जो अखिलेश की रैली में उत्साह जज्बा आप देख रहे हैं कि किस तरीके जज्बा उत्साह देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई चुनावी सरगर्मी। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। हमारे बच्चे 20,000 से अधिक विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए हैं। हमारे राज्य के भी छात्र फंसे हुए हैं। लगातार जो कॉल सेंटर खोले हैं उसमें अभी तक के 70 लोगों ने संपर्क किया भी है, और हम लोग हर स्तर पर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार से, विदेशी दूतावास से लगातार हम लोग सब संपर्क में हैं कि कैसे हम अपने विद्यार्थियों को वापस छत्तीसगढ़ ला सकें। तो अभी चूँकि ये कूटनीतिक चर्चा तो भारत सरकार को ही करनी पड़ेगी, तो लेकिन हम लोग अपने स्तर पे, राज्य सरकार के स्तर पे अधिकारी नियुक्त किया है, उसके माध्यम से हम लोग लगातार सतत संपर्क में हैं। अब बात कर लेते हैं वैश्विक सरगर्मी की। इस समय आप सब देख रहे हैं कि पूरे विश्व में एक सरगर्मी छाई हुई है। जब से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन और रूस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि पुतिन लगातार धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। क्योंकि पहले धमकी अमेरिका दे रहा था कि जरा भी अगर रूस ने हरकत की, यूक्रेन पे हमला किया, तो उसको अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। तो अब उन्होंने हमला कर दिया यूक्रेन पर, और वो लगातार अब अमेरिका को धमकी दे रहे हैं कि अगर उसने जरा भी हिम्मत की, किसी भी देश, दुनिया के किसी भी देश ने की, तो उसको अंजाम भुगतना होगा, उसको हम तबाह कर देंगे। वहाँ के जो कहने का रूस है, यूक्रेन के एयरपोर्ट पर मिसाइलों से अटैक कर रहा है। वहाँ के अब तक 70 ठिकानों को नष्ट कर चुका है। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि यूक्रेन ने भारत से भी अपील किया है, और रूस ने भी भारत से सहयोग की अपेक्षा किया था। जैसे मैंने सुबह की वीडियो में बताया था, कल रूस ने अपेक्षा किया था, आज यूक्रेन ने अपेक्षा किया है भारत से। और हमारे देश के तमाम छात्र वहाँ भी फंसे, इसका भी थोड़ा आप वीडियो देख लीजिए।
मैं गुजरात से हूँ। मेरा घर भरूच में है और मैं यहाँ यूक्रेन में फंसी हुई हूँ। हम रह रहे हैं टर्नोपिल में। हमारा एड्रेस है चेकिवस्कोहो 39, चेकिवस्कोहो 39, फ्लैट नंबर 57, टर्नोपिल्स का ओब्लास्ट 46002। हम सारे सिचुएशन से हम स्टूडेंट्स कब से बोल रहे थे हमारी एम्बेसी को, हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया को, दैट हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। बट हमारी यूनिवर्सिटी ने ना कोई डिसीजन लिया, ना एम्बेसी वालों ने यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज किया। अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि मार्शल लॉ लगने वाला है। यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, यहाँ पे साइलेंसर्स बज रहे हैं और मैं और मेरे साथ में मेरी 2 रूममेट्स हैं, आशिता और दिव्या। आशिता जो है वो राजस्थान से है, दिव्या जो है वो मध्य प्रदेश से है। हम सारे बच्चे यहाँ पे स्टक हुए हैं। अभी हमारी यूनिवर्सिटी हमें बोला है दैट आपकी यूनिवर्सिटी अब जाकर ऑनलाइन हो रही है, जब सारी सिचुएशन खराब हो चुकी है। प्लीज आप लोग हमें मदद करें। हमें कुछ नहीं पता, हमारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और हमें कुछ नहीं पता कि हम वापस इंडिया कैसे जाएं। जितने भी बच्चे जो आज जाने वाले थे एयर इंडिया से, एयर इंडिया आई ही नहीं, वो पहले से ही क्यू आकर ही वापस चली गई और सारे बच्चे क्यू में भी फंसे हुए हैं। हम हमारी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट करें। प्लीज पैसों को ना देखें, हमारी लाइफ ज्यादा मैटर करती है। हम यूक्रेन से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को प्लीज हमें बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। प्लीज हमें इवैक्यूएट करें, हम यहाँ पे बहुत फंसे हुए हैं, सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं। तो हम आपको बता दें, हमारे देश के बहुत सारे जो स्टूडेंट छात्र होते हैं यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फीस भी कम होती है और वहाँ लोगों की शिक्षा कम समय में, मैकेनिक मतलब अच्छे ढंग से कम पैसे में पूरी हो जाती है शिक्षा। इसलिए लोग बहुत सारे छात्र, हमारे एक जैसा अनुमान बताया जा रहा है कि 20,000 छात्र हमारे देश के वहाँ पे फंसे हुए हैं, जिनके छात्र कह रहे हैं कि भारत सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन जो मुझे जानकारी है, भारत सरकार के हवाई जहाज गए थे आज, लेकिन वहाँ पे रेड अलर्ट होने की वजह से जहाज़ों को वापस भी लौटना पड़ा था। मैं थोड़ी आपको जानकारी दे दूं, रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के 70 से अधिक सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है, जिसमें कई हवाई क्षेत्र भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार रूसी हमलों के कारण यूक्रेन के सैन्य बुनियादी ढांचे की 74 जमीनी सुविधाओं को नष्ट कर दिया है, जिसमें वायुसेना 11 हवाई क्षेत्र हैं, 3 कमांड पोस्ट हैं, 1 नौसैनिक अड्डा है, M1 वायु रक्षा प्रणालियों को 18 रडार स्टेशन है। ये बिल्कुल लेटेस्ट, मैं आपको बता अभी की लेटेस्ट खबर आपको दे रहा हूँ। सैन्य कार्रवाई की वजह से यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। कहने का मतलब वहाँ पे मार्शल लॉ, वहाँ यूक्रेन पे जो है वहाँ पे एक तरह समझ लीजिए कि राष्ट्रपति शासन लग गया है, मार्शल लॉ लग गया है, जिसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन में काफ़ी भारी संख्या में अभी भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। नागरिकों को लेकर यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास की एडवाइजरी जारी की है कि लोगों को अपने नज़दीक के बम शेल्टर में रहने के लिए कहा है। दूतावास वहां फंसे लोगों के संपर्क में है। लगातार बख्तरबंद गाड़ियों से भी अटैक कर रहा है, मिसाइलों से अटैक कर रहा है रूस और यूक्रेन का तनाव असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। यदि बीते 24 घंटे बात करें तो रूसी सेना के यूक्रेन में घुसने के बाद दुनिया के ज़्यादातर शेयर बाजार धड़ाम हो गए हैं। यूक्रेन ने भी दावा किया है कि हमने 50 रूसी सैनिक मारे हैं। ये यूक्रेन कह रहा है, यूक्रेन का दावा है, लेकिन सच्चाई कुछ दूसरी है। रूस बहुत बड़ी शक्ति है, पावर है, वो यूक्रेन को तबाह कर देगा, यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेगा अगर नाटो या अमेरिका वहाँ हस्तक्षेप नहीं करते। नाटो एक संगठन है जिसमें 30 देश शामिल हैं। और मैं बता दूं, नाटो कह रहा है, नाटो देख लीजिए, नाटो कह रहा है कि नाटो के मिलिट्री चीफ ने कहा कि यूक्रेन हमारे संगठन का सदस्य नहीं, लिहाजा हम उसकी सीधी सैन्य मदद नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा कई रास्ते हैं और यूक्रेन को इनके जरिए सहायता पहुंचाए। वो कह रहा है कि हम सहायता पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन ने भारत से अपील किया है। यूक्रेन के दिल्ली के एम्बेसडर ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल देने की अपील की है। यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा कि भारत ने हमेशा सही बात का पक्ष लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस मामले को सुलझाने
और हमारे लोगों को जान बचाने में मदद करेंगे। भारत यूक्रेन के बीच पुराने रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया में रसूख है, उन्हें पुतिन से बातचीत करनी चाहिए। मतलब कह रहा है कि भारत का, मोदी जी का रसूख है, पूरी दुनिया में उनकी दोस्ती है, अच्छे है। भारत एक बड़ा देश है, हमारा पावरफुल देश है। रूस, भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं आपको एक थोड़ी जानकारी दे दूं, भारत का बहुत रसूख होता है, सदैव से भारत का रसूख रहा है। जब कहने का मतलब, जब मैं आपको बता दूं, जब उस समय की बात है, सन 1991 की बात मैं आपको याद दिला दूं, जब इराक ने कुवैत पे हमला किया था, तब अमेरिका, ये नाटो संगठन और अमेरिका मिलकर इराक पे ज़बरदस्त हमले कर रहे थे। तब भारत ने हस्तक्षेप किया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे। भारत में उनको कहने का मतलब, अमेरिकी जहाज़ों को तेल यहाँ भारत में ले रहे थे अमेरिकी जहाज़, जब इराक के लिए उड़ान भर रहे थे, तो राजीव गांधी ने इसमें हस्तक्षेप किया था कि इराक हमारा मित्र है, भारत सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, अमेरिकी जहाज़ों को तेल नहीं देना चाहिए। फिर राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रूस से मिलकर के दबाव बनाया और युद्ध में विराम लगवाया। तो भारत का एक रसूख होता है। जब अमेरिका इराक पे हमला कर रहा था, लगातार नहीं मान रहा था, तब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रूस से मिलकर के और एक दबाव, वैश्विक स्तर पर एक दबाव बनाया और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, युद्ध को विराम देना पड़ा। तो इस तरह के यूक्रेन भी मदद मांग रहा है भारत से कि अपने रसूख का इस्तेमाल भारत करे और हमारी मदद करे और आगे आकर इस युद्ध को रोके जो रूस हमारे ऊपर कर रहा है। थोड़ी जानकारी मैं और आपको दे दूं कि वहाँ यूक्रेन के जो विदेश मंत्री वो क्या बोल रहे हैं और यूएन संयुक्त राष्ट्र की राजदूत हैं वो क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा आप सुन लीजिए। Interlocutors in Washington, President Biden, State Secretary Blinken, and Secretary of Defense Austin, they all conveyed three very clear messages. First, the United States will stand by Ukraine, whatever happens, whatever scenario Russia will prefer. Second, Putin's war of choice. If he chooses to escalate further, Russia and Russia alone will bear full responsibility for what is to come. What we can do together today is make clear that Russia will pay an even steeper price if it continues this aggression, that responsible countries do not